कहीं कुछ अविश्वसनीय खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। कार्ल सागन की ये शब्द शायद आज की हमारी चर्चा के लिए बिल्कुल सही बैठते हैं, क्योंकि आज हम भू राजनीति के विशाल सागर में छिपी रणनीतिक गहराइयों और संभावनाओं को खंगालने वाले हैं। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम और समसामयिक विषय पर गहराई से बात करने जा रहे हैं। चीन की तथाकथित ग्रैंड स्ट्रैटेजी, उसकी वो व्यापक राष्ट्रीय रणनीति आखिर है क्या, और भारत के लिए खासकर हिंद महासागर और समुद्री क्षेत्र में इसके मायने क्या हैं। हमारी ये जो पूरी बातचीत है ये द प्रिंट में छपे एक अहम विश्लेषण पर आधारित है। हम जानते हैं कि ये विषय हमारे श्रोताओं के लिए, खासकर जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो वैश्विक राजनीति को समझना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी दिलचस्प है। तो आज का हमारा मिशन है उस स्रोत के विश्लेषण के आधार पर चीन के इरादों को समझना और भारत के सामने जो चुनौतियां हैं और हाँ, जो अवसर हैं, उनको भी देखना। ठीक है, तो चलिए इस जटिल मुद्दे की तह तक चलते हैं। नई शक्ल ले रही थी तब बड़ी ताकतों ने भविष्य के लिए अपनी लंबी योजनाएं बनानी शुरू की। इसी संदर्भ में ग्रैंड स्ट्रैटेजी का कॉन्सेप्ट कह सकते हैं विकसित हुआ। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई देश अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए अपने सारे संसाधन, सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक या तक कि सांस्कृतिक भी, उनका एक मिला जुला लंबा इस्तेमाल कैसे करता है। ये सिर्फ मिलिट्री रणनीति नहीं है, बल्कि एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है। इसका एक क्लासिक उदाहरण अक्सर अमेरिका की 1947 की रणनीति को दिया जाता है, जिसका मकसद था शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ का प्रभाव रोकना। ये रणनीति दशकों तक चली और हाँ, 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तो इसे काफी हद तक सफल माना गया। हाँ, ये पृष्ठभूमि बहुत महत्वपूर्ण है और जैसा कि स्रोत में भी बताया गया है, चीन के संदर्भ में ये जानना दिलचस्प है कि वो शायद अपनी योजनाओं के लिए ठीक इसी शब्द ग्रैंड स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल न करते हों, क्योंकि वो ब्रेटन वुड्स वगैरह के शुरुआती दौर में शामिल नहीं थे उस तरह से। अच्छा। लेकिन दुनिया भर के विश्लेषक ये मानते हैं और स्रोत भी इसी ओर इशारा करता है कि खासकर शी जिनपिंग के आने के बाद से, मतलब 2012-13 के बाद से, चीन ने वैश्विक मंच पर एक बहुत ही सोचा समझा और समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाया है, अपने पड़ोसियों के साथ भी। स्रोत का तर्क ये भी है कि शायद 2010 से पहले चीन के पास इतनी महत्वाकांक्षी रणनीति की क्षमता या इरादा नहीं था, पर शी जिनपिंग के नेतृत्व में ये कथित ग्रैंड स्ट्रैटेजी ज्यादा साफ और मुखर हो गई है। पर 2012 का भाषण, जिसे अक्सर चीनी सपने या चाइनीज ड्रीम का ऐलान कहा जाता है, ये भाषण बीजिंग में राष्ट्रीय संग्रहालय में दिया गया था। इसमें उन्होंने चीन के लिए कुछ बड़े लक्ष्य रखे। एक, ऐसा देश जो सुशासन वाला हो, सामाजिक रूप से स्थिर हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो, तकनीकी रूप से आगे हो और हाँ, सैन्य रूप से भी शक्तिशाली हो। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा का साफ संकेत था। बिल्कुल। और जो बात इसे और जटिल बनाती है वो ये है कि स्रोत इस चीनी सपने के पीछे कुछ कथित रणनीतिक इरादों को उजागर करने की कोशिश करता है। विश्लेषण के मुताबिक पहला मकसद है अमेरिकी वैश्विक दबदबे को सीधी चुनौती देना। इसका मतलब शायद ये नहीं कि चीन दुनिया का नंबर 1 बनना चाहता है, स्रोत ऐसा नहीं कहता, लेकिन वो अमेरिका के एक तरफा वर्चस्व को खत्म करके एक मल्टीपोलर बहुध्रुवीय दुनिया चाहता है जिसमें चीन एक बड़ा पोल हो। दूसरा, और ये भारत के लिए सीधी चिंता की बात है, एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करना। हाँ, ये तो भारत कभी स्वीकार नहीं कर सकता। बिल्कुल। और तीसरा कथित उद्देश्य है अमेरिका और चीन के बीच जो अभी लगभग $10 ट्रिलियन का जीडीपी गैप है। इतना ज्यादा? हाँ, अभी तो है, उसे कम करना। और इसके लिए विकासशील देशों, खासकर अफ्रीका में तकनीक और इंजीनियरिंग में अपना दबदबा बनाना। ये तो हुई उनकी बड़ी महत्वाकांक्षाएं, लेकिन इन्हें जमीन पर उतारने के लिए, खासकर दुनिया में अपना असर बढ़ाने के लिए, चीन एक बहुत बड़ी समुद्री रणनीति पर भी काम कर रहा है ना? स्रोत इसे चीन का पश्चिम की ओर अभियान यानी वेस्टवर्ड ड्राइव कहता है। ये कोई छोटी मोटी कोशिश नहीं लगती, ये तो एक बहुत बड़ी पहल है जो हिंद महासागर के रास्ते अफ्रीका तक, फिर अटलांटिक पार करके दक्षिण अमेरिका तक जाने का लक्ष्य रखती है। हाँ, आपने सही कहा, ये सिर्फ व्यापार मार्ग बनाने से कहीं ज्यादा है। इसका रणनीतिक महत्व बहुत बहुत गहरा है। स्रोत के अनुसार चीन पहले से ही, देखिए, दुनिया के 65 देशों में 65 देश, हाँ, लगभग
129 बंदरगाहों के संचालन में किसी न किसी रूप में शामिल है, या तो नियंत्रण है या महत्वपूर्ण हिस्सेदारी। ये सिर्फ बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये कई देशों के जो तटीय इलाके हैं, जिन्हें लिटोरल्स कहते हैं, उन पर धीरे धीरे अपना प्रभाव जमाने की कोशिश है। लिटोरल्स यानी तटवर्ती क्षेत्र। हाँ, इन पर नियंत्रण का मतलब है समुद्री रास्तों पर नजर रखना, नौसेना के लिए ठिकाने बनाना और उस इलाके की राजनीति को प्रभावित करने की ताकत हासिल करना। स्रोत का मानना है कि इसकी शुरुआत पाकिस्तान से हो रही है, जो चीन का खास सहयोगी है दक्षिण एशिया में, और ये एक बड़ी तटवर्ती प्रभुत्व रणनीति का हिस्सा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि चीन जैसे पश्चिम प्रशांत में जहां उसने अपनी सैन्य ताकत काफी बढ़ाई है, वैसी ही कामयाबी अब हिंद महासागर में दोहराना चाहता है? स्रोत इसे अमेरिका की नौसैनिक कमान के खिलाफ चीन की क्षेत्र इनकार यानी एरिया डिनायल रणनीति का विस्तार भी बताता है। मतलब ऐसे समुद्री इलाके बनाना जहां दुश्मन, खासकर अमेरिकी नौसेना, आसानी से घुस ना सके। ये कैसे होता है? हाँ, एरिया डिनायल या A2AD का यही मतलब है। इसे हासिल करने के लिए वो लंबी दूरी की एंटी-शिप मिसाइलें, पनडुब्बियां, एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, साइबर क्षमताएं, इनका एक जाल बिछाते हैं ताकि दुश्मन या तो दूर रहे या उसके लिए वहां ऑपरेट करना बहुत खतरनाक हो जाए। अच्छा। स्रोत का विश्लेषण यही है कि चीन अब हिंद महासागर और अटलांटिक तक इसी तरह की क्षमता बनाना चाहता है, और बीजिंग का ये इरादा जाहिर है नई दिल्ली के लिए एक बड़ा रणनीतिक खतरा है। लेकिन जैसा स्रोत साफ कहता है, यहीं पर भारत के लिए बड़े अवसर भी छिपे हैं। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि लेखक किसी तुरंत होने वाले युद्ध या टू फ्रंट वॉर की बात नहीं कर रहा। ये महत्वपूर्ण है। हाँ, जैसा कि कभी-कभी दिल्ली के सुरक्षा हलकों में चिंता जताई जाती है, ये एक लंबी चलने वाली रणनीतिक प्रतिस्पर्धा है, और भारत को इस खतरे और अवसर दोनों पहलुओं को समझना होगा। बिल्कुल, प्रतिस्पर्धा न कि जरूरी तौर पर संघर्ष। अब अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत की भी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत 2047 का विजन रखा है। ये भी चीनी सपने की तरह एक समग्र सरकारी दृष्टिकोण की बात करता है। लेकिन स्रोत यहां एक महत्वपूर्ण अंतर बताता है, जहां चीन के राष्ट्रीय लक्ष्यों का एक बहुत साफ, मुखर और लगातार बढ़ता हुआ सैन्य पहलू है, जो उनके डिफेंस व्हाइट पेपर्स और पार्टी दस्तावेजों से पता चलता है। वहीं स्रोत का मानना है कि नई दिल्ली ने अभी तक विकसित भारत के लक्ष्य के साथ जुड़ा कोई खास लंबा सैन्य रणनीतिक हिस्सा सार्वजनिक रूप से साफ नहीं किया है। और यहीं पर तस्वीर थोड़ी पेचीदा हो जाती है, खासकर जब हम रणनीतिक विषमता मतलब स्ट्रेटेजिक एसिमेट्री को देखते हैं। आज चीन और भारत की अर्थव्यवस्थाओं में, जैसा मैंने कहा, लगभग 15 ट्रिलियन का भारी अंतर है। 15 ट्रिलियन? हाँ। स्रोत का अनुमान है कि भारत की तेज ग्रोथ से ये अंतर 2050 तक शायद कुछ कम हो, लेकिन ये संभावना ज्यादा है कि ये विषमता बनी रहेगी, शायद 8-10 ट्रिलियन डॉलर्स की। तो फिर सवाल क्या है? तो ये एक अहम सवाल खड़ा करता है, और शायद यही इस विश्लेषण का केंद्रीय प्रश्न है। इस भारी आर्थिक और सैन्य विषमता के बावजूद भारत का रक्षा प्रतिष्ठान एक ऐसी मिलीजुली रणनीति कैसे बना सकता है जो न सिर्फ भारत के हितों की रक्षा करे, बल्कि बीजिंग में बैठे रणनीतिकारों के मन में चिंता भी पैदा करे और एशिया पर हावी होने के चीन के लक्ष्यों को रोक सके? ये वाकई एक ट्रिलियन डॉलर का सवाल है। स्रोत भारत की कुछ सीमाओं का भी जिक्र करता है। ये साफ है कि भारतीय सेना हमारी उत्तरी सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है, और उसने ये साबित भी किया है। लेकिन हिमालय की मुश्किल भौगोलिक स्थिति, खराब मौसम, ऊंचाई, ये सब भारत के लिए जमीन के रास्ते कोई बड़ा हमला करना या चीन पर दबाव बनाना बेहद मुश्किल बनाते हैं। डिफेंस तो मजबूत है, पर जमीनी हमले के विकल्प सीमित हैं। तो फिर रास्ता क्या है? अगर जमीन पर आक्रामक विकल्प सीमित हैं, तो क्या कहीं और भारत को बढ़त मिल सकती है? स्रोत चीन की एक बड़ी, शायद सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी की ओर इशारा करता है। वो है उसकी समुद्री भूगोल पर निर्भरता और उसकी भेद्यता। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है और एक बड़ा आयातक भी। उसके लगभग 172,000 व्यापारिक जहाज दुनिया भर में घूमते हैं, और उनमें से लगभग 60% जहाज एक पतले से समुद्री रास्ते मलक्का जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से गुजरते हैं। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, चीन का लगभग 80% तेल और ऊर्जा आयात इसी समुद्री गलियारे से होता है।
बाप रे, 80%। हाँ, ये चीन की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक चोक पॉइंट है, एक ऐसी गर्दन जिसे दबाया जा सकता है। तो इसका भारत के विकल्पों के लिए क्या मतलब हो सकता है? यहीं पर स्रोत अपनी मुख्य दलील पेश करता है कि भारत को अपनी प्रतिक्रिया इसी समुद्री कमजोरी पर केंद्रित करनी चाहिए। विश्लेषण एक काफी महत्वाकांक्षी 2-आयामी समुद्री जवाबी रणनीति का प्रस्ताव रखता है। पहला आयाम है, भारत को 3 बड़े 80,000 टन क्लास के विमानवाहक पोत मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने पर विचार करना चाहिए। 3 80,000 टन के? हाँ, इनका उद्देश्य सिर्फ हिंद महासागर के तटवर्ती इलाकों पर दबदबा बनाना नहीं होगा, बल्कि अंडमान निकोबार से लेकर अफ्रीका के पूर्वी तट तक फैले लगभग 6,400 मील चौड़े विशाल समुद्री इलाके पर प्रभावी नियंत्रण और शक्ति प्रदर्शन करना होगा। ये भारत की नौसैनिक पहुंच और क्षमता का एक अभूतपूर्व विस्तार होगा। ये तो बहुत बड़ा कदम होगा। हाँ, और दूसरा आयाम तो और भी ज्यादा साहसिक है और शायद विवादास्पद भी। स्रोत ये सुझाव देता है कि मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर जो ग्रेट निकोबार द्वीप है, हाँ, ग्रेट निकोबार, उसे एक रणनीतिक किले में बदला जाए। लेखक ने इसे प्रतीकात्मक रूप से भारतीय पर्ल हार्बर कहा है। पर्ल हार्बर मतलब? यहाँ मतलब हमले से नहीं है, मतलब है एक शक्तिशाली फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस जो दूर तक असर डाल सके। इस कथित भारतीय पर्ल हार्बर के 3 मुख्य रणनीतिक उद्देश्य बताए गए हैं। पहला, नौसेना के जो लंबी दूरी के टोही विमान हैं, जैसे P-8I पोसाइडन, उनके लिए एक स्थायी हवाई अड्डा बनाना। इससे मलक्का स्ट्रेट और आसपास के समुद्री क्षेत्र की 24 SS-7 निगरानी हो सकेगी और सूचना प्रभुत्व यानी इन्फो डोमिनेंस हासिल होगा। अच्छा, मतलब हर वक्त नजर रखना। बिल्कुल। दूसरा, सैटेलाइट निगरानी क्षमताओं को और मजबूत करना, ताकि मलक्का स्ट्रेट के ऊपर, हवा में और सतह पर पूरी तरह से युद्ध क्षेत्र प्रभुत्व यानी बैटल स्पेस डोमिनेशन स्थापित किया जा सके। मतलब उस इलाके में क्या हो रहा है सब पता हो और जरूरत पड़ने पर उसे कंट्रोल करने की क्षमता हो, जैसे शतरंज की बिसात पर पूरा कंट्रोल। और तीसरा, ग्रेट निकोबार में एक आधुनिक पनडुब्बी बेस बनाना। यहाँ से भारतीय पनडुब्बियां आसानी से विवादित दक्षिण चीन सागर तक पहुंचकर पानी के नीचे एक लगातार खतरा पेश कर सकती हैं। इससे चीनी नौसेना पर दबाव बढ़ेगा। ये तो वाकई एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना लगती है। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रेट निकोबार को एक बड़े सैन्य अड्डे में बदलना। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है, जैसा कि स्रोत बार बार साफ करता है, कि इस पूरी रणनीति का अंतिम लक्ष्य युद्ध छेड़ना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक देश चीन और उसकी वो आक्रामक पश्चिम की ओर विस्तार वाली भू आर्थिक रणनीति, उसके लिए एक स्थायी, विश्वसनीय और जिसे नजरअंदाज न किया जा सके वैसा रणनीतिक खतरा पैदा करना है। एक ऐसा खतरा जो चीन को भारत के हितों का सम्मान करने और एशिया में एक तरफा दबदबा बनाने से रोके। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये मूल रूप से एक रणनीतिक संतुलन साधने की कोशिश है। चीन की जो जबरदस्त जमीनी, आर्थिक और सैन्य ताकत है, उसका मुकाबला करने के लिए भारत अपनी खास भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाए। मतलब हिंद महासागर में हमारी जो सेंट्रल लोकेशन है और मलक्का जैसे चोक पॉइंट्स के पास होना। हाँ, और अपनी बढ़ती समुद्री क्षमताओं का लाभ उठाए। ये एशिया में शक्ति संतुलन को प्रभावित करने और एक ऐसी क्षेत्रीय व्यवस्था बनाने में मदद करने की कोशिश है जो सिर्फ बीजिंग के नजरिए से न चले। स्रोत यहाँ तक दावा करता है कि अगर भारत इस तरह की मजबूत समुद्री रणनीति की दिशा में गंभीरता से बढ़ता है तो इससे न सिर्फ चीन रणनीतिक रूप से सोचेगा, बल्कि भारत की कूटनीतिक स्थिति भी मजबूत होगी। लेखक के शब्दों में कहें तो भारतीय राजनयिकों के लिए बीजिंग में रेड कार्पेट बिछाया जाएगा। रणनीतिक बढ़त शायद उसकी मजबूत डिफेंसिव जमीनी क्षमताओं के साथ साथ हिंद महासागर में अपनी भौगोलिक स्थिति और मलक्का जैसे अहम चोक पॉइंट्स का फायदा उठाते हुए एक फोकस्ड, महत्वाकांक्षी और हाँ, कुछ हद तक आक्रामक समुद्री रणनीति बनाने में है। ये चीन की उस दुखती रग पर हाथ रखने जैसा हो सकता है जो उसकी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, यानी बिना रोक-टोक समुद्री व्यापार और ऊर्जा सप्लाई। और अब जैसा कि हमारा रिवाज है, अपने श्रोताओं के लिए, खासतौर पर यूपीएससी उम्मीदवारों और भू राजनीति में रुचि रखने वालों के लिए सोचने के लिए एक बिंदु। स्रोत ने चीन की ग्रैंड स्ट्रैटेजी का मुकाबला करने के लिए भारत की समुद्री रणनीति और तटवर्ती प्रभुत्व पर बहुत जोर दिया है। लेकिन जैसा हमने चर्चा की, ग्रैंड स्ट्रैटेजी एक समग्र सरकारी दृष्टिकोण होती है। तो सवाल यह है
कि इस प्रस्तावित नौसैनिक रणनीति के अलावा राष्ट्रीय शक्ति के कौन से दूसरे गैर सैनिक पहलू हैं, जैसे कि मजबूत आर्थिक साझेदारी, एक्टिव डिप्लोमेसी, तकनीकी गठबंधन जैसे क्वाड या और भी, या फिर सांस्कृतिक प्रभाव जिनका भारत एशिया में चीन के व्यापक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए साथ साथ और असरदार ढंग से लाभ उठा सकता है। इस पर विचार करना भारत की पूरी रणनीति को समझने के लिए जरूरी है। द प्रिंट में प्रकाशित इस गहन विश्लेषण पर आधारित हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि ये बातचीत आपको चीन की रणनीति और भारत के सामने मौजूद विकल्पों को समझने में मददगार साबित हुई होगी। ये विषय न केवल यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए, बल्कि भारत के भविष्य और दुनिया में उसकी भूमिका को समझने वाले हर जागरूक नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपके मन में इस विषय से जुड़े कोई सवाल हैं या आप अपने विचार साझा करना चाहते हैं, तो नीचे टिप्पणी सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप भविष्य की ऐसी महत्वपूर्ण चर्चाओं से जुड़े रहें। बिल्कुल। भारत चीन संबंध और बदलती वैश्विक समुद्री रणनीतियां ये लगातार विकसित होने वाले विषय हैं। इनके बारे में पढ़ते रहना, जानकारी हासिल करते रहना और सबसे अहम, गंभीरता से सोचते रहना जरूरी है। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें।